ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं। खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की। हर शनिवार आज तक रेडियो पर। मान बनाओ, कितना ज़्यादा रखना। जिंदगी में कभी ना कभी आपका दिल चाहा होगा कि चलो शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाए। हो सकता है किसी दोस्त ने कभी एडवाइस भी किया हो, या ये भी हो सकता है कि किसी को स्टॉक्स में पैसा बनाते देख आपका भी मन मचला हो, लेकिन अब तक हिम्मत ना जुटा सके हो। नमस्कार, मैं हूं नितिन ठाकुर। यह है हमारा वीकली पॉडकास्ट मनी मैनेजर। आज मनी मैनेजर के 12वें एपिसोड में हम बताएंगे कि अगर आप बिगिनर हैं या आपके पास एकदम कम पैसा है लेकिन स्टॉक मार्केट में घुसना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, तो किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए, क्या ऐसा करना सही है या नहीं है। अगर आप घुस भी गए तो फिर स्ट्रेटजी क्या हो, कैसे पता चले कि किस सेक्टर में जाना चाहिए, कौन से स्टॉक्स होने चाहिए, कैसी कंपनी के बारे में पता लगाना चाहिए कि भाई ये कंपनी सही है मेरे लिए, नहीं है। तो अपने कम पैसों में ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए, कुल मिलाकर ये बात होगी। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे एक्सपर्ट शुभम शंखधार का। वेलकम शुभम। थैंक यू। शुभम जी हैं मार्केट के एक्सपर्ट हैं और ख़ास तौर पर शेयर बाजार के माहिर हैं। आज शुभम से ही समझेंगे कि कम पैसों में स्टॉक मार्केट में घुसा जाए, ना घुसा जाए, घुसे तो फिर रणनीति क्या हो। लेकिन सबसे पहले वही मूल सवाल, शुभम, आज शेयर मार्केट को आपने बात करने के लिए क्यों चुना? देखिए, शेयर बाजार को चुनने की एक पीछे जो एक बड़ी वजह थी वो ये थी कि हमने देखा कि कोविड के बाद भारतीय शेयर बाजार में, बल्कि पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में बहुत तेज गिरावट देखने को मिली। तीखी गिरावट थी। निफ्टी जो प्रमुख सूचकांक है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, वो 7,500 के लेवल तक पहुंच गया। और उसके बाद अर्थव्यवस्था बहुत ना बदली हो, लेकिन फिर भी सेंसेक्स और निफ्टी फिर से अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। तो ऐसे में ये समझना जरूरी है कि बाजार में ये जो तेजी है ये बहुत सारे लोगों को आकर्षित करती है। बहुत सारे आईपीओ अभी पिछले दिनों में आए जिनमें बहुत अच्छा रिटर्न मिला। तो जब लोग, हमने देखा कि डीमेट अकाउंट खुलने की संख्या है वो बहुत तेजी से पिछले 6 महीने में बढ़ी है। तो इसका मतलब ये है कि लोग शेयर बाजार की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, वो चाह रहे हैं, उनका रुझान है कि वो शेयर बाजार में पैसा लगाएं। जी, हमने ये भी देखा है कि जब जब मार्केट में बड़े क्रैश आते हैं तो रिटेल निवेशकों को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि लोगों को बाजार के प्रति जागरूक, सतर्क और उनके निवेश को बेहतर से बेहतर रिटर्न में लगा सकें वो, उनको ऐसी सलाह दी जा सके। इसीलिए हमने इस बार शेयर बाजार के इस टॉपिक को चुना है। बढ़िया, ये तो आपकी बात सही है शुभम। मेरे भी कई यार दोस्त हैं जिन्होंने कभी पैसा नहीं लगाया, लेकिन वो पहली बार ही चाह रहे थे कि इस बार शेयर मार्केट ट्राई किया जाए, क्योंकि जितनी जल्दी धूल झाड़कर वो खड़ा हुआ उतना तो कोई और अभी तक नहीं देख रहा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एक बार बता दूं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। सबसे पहले बीते हफ्ते की खास खबरें पढ़ूंगा जिन पर शुभम का एक लाइन का कमेंट होगा। इसके बाद हम बात करेंगे आज के टॉपिक की। उसके बाद हमारा सेगमेंट है हाँ जी और ना जी। हाँ जी में जानेंगे कि क्यों शेयर मार्केट में उतरना चाहिए, और ना जी में समझेंगे कि ना उतरें तो क्यों ना उतरें, थोड़ी और क्लियरिटी आएगी। और आखिर में बजेगी क्लोजिंग बेल। यहाँ शुभम हमें देंगे आने वाले हफ्ते में काम आने वाले टिप्स। तो शुरू करते हैं टॉप न्यूज ऑफ द वीक के साथ। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि कोरोना की सेकेंड वेव यदि आती है, जिसका अंदेशा जताया जा रहा है, तो इकोनॉमी को फिर बड़ा झटका लग सकता है। क्या कहेंगे शुभम? जी, कल भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जो मौद्रिक नीति समीक्षा हुई थी, जो समिति की बैठक थी, उसका ब्यौरा जारी हुआ और उस ब्यौरे में 3 बड़ी बातें कही गई, जिसमें सबसे पहली बात जो आपने बताई कि गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये आशंका जाहिर की है कि अगर दूसरी वेव कहीं कोविड की आती है तो जो हमारा रिकवरी शुरू हुई है या जो रिकवरी के कहीं संकेत दिख रहे हैं, इन पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और रिकवरी लंबी हो सकती है। वहीं जो डिप्टी गवर्नर पात्रा है, उनका ये कहना है कि जो हमें नुकसान हुआ है कोविड के दौरान, वो अभी सुधरने में लंबा समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि रिकवरी पीछे रिकवरी होगी या बहुत जल्दी हम उस नुकसान को पाट लेंगे। जो नुकसान कोविड ने किया है उसको पाटने में लंबा समय लगेगा। ब्याज दरों में
कटौती की गुंजाइश अभी भी रिजर्व बैंक गवर्नर ने जताई है, लेकिन ये जरूर कहा है कि वो महंगाई को और ब्याज दरों को बहुत क्लोजली वॉच करेंगे और वो ये देखेंगे कि अगर महंगाई काबू में रहती है, उनके अनुमान के आसपास रहती है, तभी वो ब्याज दरों में कटौती का अगला निर्णय लेंगे। ओके। कंपनियों की दूसरी तिमाही के नतीजे लगातार आ रहे हैं और ये तो है कि सबके अपने अपने रिजल्ट हैं, किसी का कुछ है किसी का कुछ है, लेकिन फिर भी शुभम एक अंदाज़ा लेना चाहूँगा सेक्टर वाइज या जैसे भी आप इन रिजल्ट्स को पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी के लिए क्या संकेत है? देखिए, पहली तिमाही अप्रैल मई जून की जो तिमाही थी, उससे अगर आप जुलाई अगस्त सितंबर की तिमाही को कंपेयर करेंगे तो निश्चित तौर पर जैसे एफएमसीजी कंपनियों में एचयूएल के नतीजे हमारे सामने आए, आज नेस्ले के नतीजे हैं, या इससे पहले ब्रिटानिया के नतीजे हमारे सामने आए। निश्चित तौर पर देखा गया है कि वॉल्यूम्स में थोड़ा सुधार हुआ है और कंपनियों के नतीजे थोड़े से बेहतर हुए हैं। हालांकि प्री कोविड लेवल पहुंचने में अभी समय लगेगा, ये एफएमसीजी कंपनियों के, ऑटो कंपनियों के नतीजे देखकर समझ आता है। आईटी कंपनियां एक ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने निश्चित तौर पर इस कोविड के बाद भी अच्छा प्रदर्शन किया है। दो बड़ी कंपनियों ने बायबैक भी अनाउंस की, जो ये दिखाता है कि कोविड से तमाम सेक्टर्स को भले नुकसान हुआ हो, लेकिन आईटी सेक्टर है जिसको थोड़ा सा फायदा पहुंचा। मुझे लगता है कि फार्मा कंपनियों के साथ भी शायद ऐसा होगा, जहां पर कुछ मुनाफे दिखेंगे, लेकिन अधिकांश सेक्टर अगर आप देखें, चाहे वो सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सेक्टर्स हों, पावर हो, या फिर कहिए कि एफएमसीजी हो, ऑटो हो, इनमें मुझे लगता है कि रिकवरी दिखने जरूर लगी है, लेकिन अभी लंबा समय लगेगा, ये साफ समझ आता है। अच्छा, सब्जियों के दाम अचानक बढ़े हैं और सोशल मीडिया पर भी मैं लगातार देख रहा था कि लोग इससे खासे परेशान हैं। क्यों ये इन्फ्लेशन हुआ है, क्या है इसकी वजह? जी देखिए, अभी एक सीजनल इन्फ्लेशन भी होता है कि अब आलू की बुआई का समय है, आलू की बुआई की जा रही है पूरे देश में, जहाँ जहाँ आलू पैदा होता है इस सीजन में, तो बुआई से ठीक पहले कीमतों में थोड़ी सी तेजी देखी जाती थी। बट हाँ, अभी आलू का 50 रुपए के आसपास पहुंच जाना और प्याज की कीमतों में भी तेजी होना, ये कहीं ना कहीं एक तो सप्लाई साइड का चैलेंज है, जो हमें समझ में आता है कि क्योंकि सप्लाई अभी पूरी तरीके से नहीं सुचारू हुई है, उसका एक असर है। इसके अलावा एक बड़ी स्थिति जो है वो है कोविड के दौरान जो आलू का या प्याज का जो लोग स्टॉक करते हैं, जो लोग इस समय मार्केट में उस आलू को लेकर उतरते हैं, क्योंकि मार्च ही वो समय होता है जब नया आलू बाजार में आता है, और मार्च, अप्रैल, मई इस दौरान कोल्ड स्टोरेज में सही से आलू रखे जाते हैं, और ये वो समय होता है जब उस स्टोरेज में से आलू निकाल कर और बेचा जाता है। तो क्योंकि नया आलू आने से पिछली फसल इस समय बिक रही होती है, तो हमें ये समझना होगा कि इस बार लॉकडाउन की वजह से ना तो स्टोरेज सही से हो पाई, ना ही किसान अपना बहुत अच्छी फसल उस समय बेच पाए, ना ही इस बार अगर आप देखें सप्लाई अभी भी त्योहारों से पहले ठीक नहीं है। डिमांड भी ऑब्वियसली दिवाली या दिवाली, दशहरे, इस तरीके के त्योहार से पहले थोड़ी सी बढ़ जाती है, नवरात्र में आलू की डिमांड बढ़ जाती है, वो भी कीमतों में बढ़ोतरी का एक मोटा कारण हो सकता है जी। अच्छा, सरकार ने कहा है कि जो एलटीसी की जगह वो है कैश वाउचर देगी, उसका क्या असर होगा, हमें क्या ध्यान देना होगा, उसका लाभ कैसे लिया जाए? देखिए, वो एक ऐसी राहत है जो कई शर्तों के साथ आई है। राहत वो इसलिए दी गई है, सरकार की जो उसके पीछे मंशा है वो है उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देना, कि त्योहारी सीजन के आसपास लोग जम के खरीदारी कर सकें। इसके लिए नगद पैसे की जरूरत है। एलटीसी जनरली 4 साल में 2 बार मिलता है। एक बार अपने गृह राज्य की यात्रा के लिए, दूसरी बात एक बार मतलब आप उससे अपने गृह राज्य की यात्रा कर सकते हैं, दूसरा अपने मनपसंद किसी गंतव्य पे अपने परिवार के साथ यात्रा कर सकते हैं। अभी 2018 से 2021 का ब्लॉक था। 2021 में निश्चित तौर पर कोविड की वजह से बहुत सारे लोग यात्राओं से परहेज करेंगे। सरकार ने यही देखा कि अगर यात्रा नहीं कर सकते तो इस एलटीसी के पैसे को अगर लोगों के हाथ में नगद दे दिया जाए तो निश्चित तौर पर वो खरीदेंगे और इससे मांग को इजाफा होगा। हालांकि इसके साथ 3-4 बड़ी शर्तें जो लगा दी गई हैं वो ये कि अगर आपको एलटीसी पे, क्योंकि आपको कर की राहत मिलती थी, रिम्बर्समेंट मिलता था, वो आपकी कर योग्य आय में नहीं जुड़ता था, लेकिन सरकार ने कहा है कि अगर आपको उस पे नगद वाउचर पे भी कर योग्य आय में नहीं जुड़वाना है और टैक्स बेनिफिट लेना है, तो आपको उसमें दोगुनी राशि अपनी जेब से डालनी होगी। यानी कि अगर आपको एलटीसी में 1 लाख रुपए मिलता है तो आपको 2 लाख रुपए अपनी जेब से डाल के टोटल 3 लाख रुपए खर्च करने होंगे, और वो भी ऐसी चीजों पे खर्च करने होंगे जिस पर जीएसटी 12% से ज्यादा लगता हो। यानी कि आप खाद्य वस्तुएं उससे नहीं खरीद सकते, ऐसी वस्तुएं आपको खरीदनी होंगी जहां 12% से ज्यादा जीएसटी लगता है, तभी आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप उससे कम खर्च करेंगे, मान लीजिए आपको 1 लाख मिला, आपने अपनी जेब से केवल 50,000 और डाला और खर्च किया, या 1 लाख और डाला, तो आपको उसी अनुपात में टैक्स का बेनिफिट मिलेगा।
तो 2 बड़ी शर्तें ये हैं कि आपको अपनी जेब से दोगुनी राशि डालनी है और दूसरा ऐसी चीज़ों को खरीदना है जिस पर जीएसटी 12% से ज़्यादा। ओके। इसके अलावा जो शर्तें हैं उसमें रजिस्टर्ड डीलर से आपकी परचेज़ होनी चाहिए, पेमेंट आपका कैशलेस होना चाहिए। आप मोबाइल ऐप से कीजिए, डेबिट कार्ड से कीजिए, यूपीआई से कीजिए, इस तरीके की ऐप से कीजिए। एक ये भी शर्त उसके साथ जुड़ी है। तो इस राहत को लेने के लिए निश्चित तौर पर आपको अपनी जेब से कुछ पैसा अपनी जमा को तोड़कर कुछ पैसा डालना। ओके शुभम, चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। पहले तो मैं आपसे मूल सवाल वही पूछूंगा कि कोई भी बिगनर पूछेगा कि मुझे बताइए सर कि शेयर मार्केट होता क्या है। देखिए, मार्केट से जो मार्केट अवधारणा है, वो अवधारणा एक ऐसी स्थान की है, बाज़ार ऐसी जगह को कहते हैं, जहाँ पर वस्तुओं की खरीद-फरोख्त होती है। अगर हम नॉर्मल भी देखें, हम अपनी सोसाइटी से बाहर निकलते हैं और वहाँ पर अगर चीज़ें सामान खरीदा और बेचा जा रहा है, वो चाहे कोई भी सामान हो, तो हम उसको मार्केट मार्केट है। कहते हैं। तो इसीलिए ऐसा मार्केट जहाँ शेयर और शेयरों की खरीद-फरोख्त हो, उसको शेयर मार्केट कहते हैं। जहाँ कुछ लोग शेयर खरीदते हैं, कुछ लोग बेचते हैं, इसीलिए उसको शेयर मार्केट कहा जाता है। जी, तो यहाँ पर शेयर खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, इसलिए शेयर मार्केट है, सिंपल है। और इसे स्टॉक मार्केट भी कहा ही जाता है। हाँ, स्टॉक मतलब शेयर, वही शेयरों को ही। अच्छा सर, ये बताइए, अब हम जब देखते हैं तो ये तो बड़ा खेल दिखता है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ा बड़ा पैसा लगता है, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होते हैं। अगर किसी के पास पूंजी बहुत कम है, मतलब स्टूडेंट है जिसके पास कोई आय का साधन नहीं है लेकिन बचाता है थोड़ा बहुत, या फिर किसी की नई नई नौकरी लगी है, तो क्या उसे इस मार्केट में घुसना चाहिए? क्योंकि जिस तरह के खतरे हैं या जितनी बड़ी पूंजी इसमें लगती दिखती है, क्या उसके लिए कोई चांस है? जी, देखिए बिल्कुल नितिन एक बड़ा वाजिब सवाल है। मैंने बहुत सारे ऐसे रिटेल निवेशकों को देखा है जो बहुत छोटी-सी अपनी पूँजी लेकर बाज़ार में उतरते हैं और वो किसी ऐसे स्टॉक में अपने हाथ जला लेते हैं, जिसमें उनको नुकसान हो जाता है और उसके बाद उनकी अवधारणा शेयर बाज़ार के प्रति ऐसी बन जाती है कि ये सट्टा खेलने की जगह है, जुआ है, सटोरिये लगाते हैं पैसा और ये इस तरीके की अवधारणाएँ वो पाल लेते हैं। हालाँकि वो एक बड़ा शॉर्ट टर्म प्ले होता है उनकी अपनी छोटी-सी पूँजी पर उनकी उतनी एपेटाइट नहीं होती है कि वो उस लॉस को झेल सकें या सस्टेन कर सकें और इसकी वजह से कई बार वो इस तरह के नतीजों पर, इस तरीके की अवधारणाओं को मान लेते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप निवेश के नज़रिए से देखें तो इक्विटी में निवेश करना, इक्विटी मतलब शेयर मार्केट में निवेश करना, कंपनियों के में हिस्सेदारी खरीदना एक तरीके से अगर बहुत सरल भाषा में कहा जाए, तो निवेश का इसीलिए एक सिर्फ ऐसा इक्विटी माध्यम कहते है। हैं। तो शेयर बाज़ार में शेयर खरीदना, स्टॉक खरीदना, इक्विटी खरीदना एक ही बात है। इक्विटी शेयर, स्टॉक्स, स्क्रिप अगर आप और टेक्निकल भाषा में जाएँगे तो ये सब एक ही अच्छा। शब्द के पर्यायवाची हैं। तो अ, अगर आप निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो निश्चित तौर पर शेयर बाज़ार में जोखिम है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा शेयर बाज़ार में जोखिम नहीं है। लेकिन अगर आप रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे लॉन्ग टर्म में, तो आप निश्चित तौर पर ये पाएँगे कि ऐसे निवेश विकल्प जहाँ पर आपको गारंटीड रिटर्न मिलते हैं, चाहे वो एलआईसी हो, चाहे वो बैंक की एफडीज़ हो, चाहे वो सेविंग अकाउंट्स हो, चाहे वो स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स हों, वहाँ उनके कंपैरिज़न में अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, लॉन्ग टर्म मतलब एक ठीक होरिज़ोन जिस एज ग्रुप की आपने बात की कि स्टूडेंट है या वो है और अगर वो नियमित शेयर बाज़ार में निवेश करता है, वो 10 साल, 20 साल के टाइम होरिज़ोन पे अगर देखता है पिछला इतिहास देखता है, अगर इतना आपके पास समय है और आप निवेश कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर शेयर बाज़ार तमाम अन्य निवेश विकल्पों की तुलना में एक बेहतर विकल्प है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप एलआईसी में जो पैसा लगाते हैं या आपके अकाउंट से पीएफ का जो पैसा आपकी सैलरी में से कटता है, वो उस पैसे का भी एक बड़ा हिस्सा शेयर बाज़ार में इसीलिए लगता है क्योंकि सरकारों को या जो फंड मैनेजर्स हैं या जो इस बड़े फंड को सरकारी या प्राइवेट फंड को मैनेज करते हैं, उन्हें पता है कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में अच्छे गेन कमाए जा सकते हैं और इसीलिए वो उसका एक हिस्सा इस इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं। लेकिन सर कोई तो एक लिमिट होगी ना कि मेरे पास इतना पैसा तो हो ही हो तभी मैं मार्केट में जाऊं। देखिए, आप अगर किसी कंपनी का शेयर ₹5 का बिक रहा है, तो आप ₹5 भी डालकर और 1 शेयर खरीद सकते हैं। तो निवेश कम से कम कितना हो इसकी कोई सीमा नहीं है। मुझे लगता है कि निवेश कितना हो इससे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है, समझना है, मानना है या अनुसरण करना है इस बात का कि निवेश कितना नियमित हो। ओके। बजाय एक बार निवेश करने के आप लगातार आप भले ₹500 महीना निवेश कीजिए, लेकिन वो ₹500 महीना भी अगर आपने एक लंबे समय 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल अगर आपने निवेश किया, तो निश्चित तौर पर आप वो पूँजी आपके पास आपको दिखेगी कि हाँ, मैंने तो बहुत छोटी-सी बचत से शुरू किया था और आज मेरा ये इन्वेस्टमेंट इसे इतना अच्छा, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है शुभम जी, इसे ही आगे बढ़ाते हैं। तो बताइए कि फिर तैयारी क्या हो? मतलब निवेश आप कह रहे हैं, क्या उसी स्टॉक में बार-बार लगाने के लिए कह रहे हैं या अलग-अलग में कह रहे हैं? अब देखिए, तैयारी क्या जैसे है?
मैं इसको ऐसे समझाऊँगा कि जैसे अगर हम और आप बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। जी, हमें और आपको अगर मान लीजिए कि बढ़ई का काम कराना हो तो हम क्या करते हैं? बढ़ई ढूँढते हैं अच्छा जो हमारा कारपेंटिंग का काम कर दे। बिल्कुल। हमको पेंट कराना होता है तो हम कोई पुतैया ढूँढते हैं। हमको बाल कटाने होते हैं तो हम सैलून में जाते हैं। तो जब हमें निवेश करना है, इसको भी बड़ा प्रोफ़ेशनली आप समझिए, अगर आपको निवेश करना है, तो आप एक फंड मैनेजर को हायर कीजिए। अब आप अपने पर्सनल छोटी-सी पूँजी के लिए तो फंड मैनेजर हायर नहीं कर सकते। हुँ। निश्चित सी बात है आपको ₹500 महीना निवेश करना है और फंड मैनेजर की हाँ, फीस हाँ। अगर 10,000 तो आप हुँ, कैसे देंगे? तो उससे बेहतर ये है कि जो म्यूचुअल फंड्स के रास्ते शेयर मार्केट में निवेश होता है, म्यूचुअल फंड्स की तमाम ऐसी स्कीमें होती हैं, अलग-अलग सेक्टर की सेक्टर स्पेसिफिक स्कीमें होती हैं, फंड स्पेसिफिक स्कीमें होती हैं, स्टॉक स्पेसिफिक स्कीमें होती हैं, जो आपको शेयर बाजार में निवेश का ज़रिया, निवेश का रास्ता, निवेश का विकल्प देते हैं। उन फंड्स को जो मैनेज करने वाले फंड मैनेजर्स होते हैं, उनका काम ही दरअसल फुल टाइम 24 घंटे ये होता है, अच्छी कंपनियों की एनालिसिस करना, उनको पढ़ना, उनकी मैनेजमेंट से मिलना, उनकी अर्निंग कॉल सुनना और उसके बाद अपने निवेशकों की पूँजी को निवेश करके उनको अच्छे रिटर्न दिलाना। होमवर्क वो करते और हैं। हुँ, हाँ, उनका फुल टाइम काम ही क्योंकि वो होता है, तो निश्चित तौर पर आपसे और हमसे बेहतर बाज़ार को समझते हैं क्योंकि वो प्रोफ़ेशनल्स हैं और हम हमारे बिहाफ़ पर हमारे पैसे को वो बाज़ार में निवेश कर कर एक अच्छा रिटर्न कमाते हैं। उस रिटर्न से निश्चित तौर पर उनको एक फ़ीस भी मिलती है जिसको हम आप एंट्री लोड, एग्ज़िट लोड, तमाम ईएमटी चार्ज, तमाम नामों से अलग-अलग तरीके से जान सकते हैं। लेकिन हाँ, मोटी बात ये है कि आपने पैसा निवेश किया, फंड मैनेजर ने हमारे और आपके जैसे बहुत सारे निवेशकों का पैसा एक टोकरी में डाला, उस टोकरी से उन्होंने जो शेयर उन्हें अच्छे लगे उस अनुपात में खरीद। जिस ओके। अनुपात में आपका निवेश है उस अनुपात में आपको मुनाफ़ा तो मिलेगा। सर ये तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो गया, शेयर मार्केट में कहाँ गया मैं? हाँ, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड का पैसा है, वो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स भी शेयर मार्केट में ही निवेश करते हैं। शेयर अच्छा। मार्केट में निवेश करने के कई तरीके हैं। जैसे अब आपकी सैलरी से पीएफ कटता है, वो हुँ, हुँ। पीएफ का पैसा अगर शेयर मार्केट में निवेश हो रहा है, भले 10% 15% तब भी तो आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं। बस आप खुद डायरेक्ट ना करके आपके बिहाफ़ पर आपकी सरकार कर रही है, हुँ, सरकार के कर्मचारी कर रहे हैं। हुँ, अगर आप हुँ। म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो आप शेयर बाज़ार में ही निवेश कर रहे हैं। बस आपने रास्ता म्यूचुअल फंड का चुना है, सिप का चुना है। ओके। अच्छा और अगर मैं ये रास्ता ना चुनूँ, मैं खुद कुछ करना चाहूँ, तो फिर उसका क्या प्रोसेस है? देखिए, अब ये दूसरी बड़ी बात है कि अगर आपको मान लीजिए ये लगता है कि मैं डायरेक्ट शेयर बाज़ार में निवेश करना चाहता हूँ, तो ये एक बड़ा देखिए रिस्क बड़ा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप जब भी पूँजी लेके घुसेंगे तो आपको नुकसान ही होगा, ऐसा नहीं है। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो आपको ये बताएँगे कि 7,500 पे अगर आपने जब निफ्टी 7,500 थी अगर आपने रिलायंस का शेयर खरीद लिया होता 850 का, तो वो 3 साल में आपके 6 महीने में ही आपके पैसे 3 गुने हो जाते। यस। निश्चित तौर पर ये हिस्ट्री है और बहुत सारे लोगों को इससे मुनाफ़ा हुआ भी होगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप एक छोटी-सी पूँजी से मार्केट में उतर रहे हैं, तो आप ये भी समझ के चलिए कि आपने अगर रिलायंस की जगह किसी ऐसे शेयर का चुनाव कर लिया होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अभी एक कंपनी है डेल्टा कॉर्प, आज सुबह ही मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था। एक डेल्टा कॉर्प करके कंपनी है अपने इंडिया में जो ये कैसीनो वग़ैरह चलाती है। इस कंपनी का शेयर अगर पिछली दिवाली पे बात करें, लास्ट ईयर डेल्टा कॉर्प का शेयर था ₹450, अच्छा। ठीक है? जो हुँ, हुँ। अभी ₹80 का चल। अब आप समझिए कि अगर आपने पिछले साल उस शेयर में खरीद लिया होता, 10 शेयर भी खरीदे होते ₹4,500 के, तो आपके वो ₹800 ले जाते। यस। अब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपकी किस्मत अच्छी और आपके हाथ में वो शेयर लग गया जो चल गया तो आपको लगेगा शेयर बाज़ार बहुत अच्छा है। हुँ, मुझे 10 ही दिन में या 6 ही महीने में या 3 ही महीने में बहुत अच्छा पैसा कमाने को मिल गया। लेकिन वहीं अगर मैंने आपको एक ऐसे शेयर का एग्ज़ाम्पल दिया, मान लीजिए आपके सामने हमारे सामने तमाम कहानियाँ हैं। देवान हाउसिंग, यस बैंक, बिल्कुल। जेट एयरवेज़, रिलायंस पावर, देखते-देखते धड़ाम हो गए। हुँ, जो देखते-देखते कहाँ से मतलब अर्श से फर्श पर आ गए। अब हुँ। अगर आप निवेशक हैं, अगर मान लीजिए मैं और आप अपनी डायरेक्ट पूँजी लेकर शेयर खरीदते हैं, छोटी पूँजी होगी तो निश्चित-सी बात है कि आप 1 या 2 शेयर खरीदेंगे। अब अगर वो दोनों शेयर मान लीजिए जेट एयरवेज़ या रिलायंस पावर जैसे हुए, मान लीजिए वो दोनों शेयर आपके ये डेल्टा कॉर्प या येस बैंक जैसे हुए, फिर आप क्या करेंगे? देवान हाउसिंग जैसे हुए, आइलैंड एफएस जैसे हुए, वीडियोकॉन जैसे हुए। तो समझने की ज़रूरत ये है कि अच्छे शेयरों का चुनाव करना दरअसल ठीक उसी तरह है जिस तरह हम और आप जैसे जर्नलिस्ट हैं, तो हमारा और आपका प्रोफ़ेशन है अच्छी हेडलाइन लिखना, अच्छी बिल्कुल, कॉपी लिखना, बिल्कुल। अच्छी वॉइसेस जुटाना। ये हमारा काम है। अब अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं खबर मैं भी लिखता हूँ, कोई डॉक्टर ये कहे खबर मैं भी लिख सकता हूँ, तो हमें ये लगेगा कि ये प्रोफेशनलिज़्म नहीं। डॉक्टर का काम डॉक्टरी करना है। हम और आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते किसी को। हम और आप किसी को कोविड की
के सिम्पटम अगर दिख रहे हैं तो ये बता नहीं सकते कि आप टेस्ट कराओ तो क्या दवा लो तो क्या मत ठीक लो है, क्या कर। उसे वो करना चाहिए। तो ये तो मैं समझ गया शुभम जी, आप तो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर किसी के पास कम पैसा है और वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है तो हाथ ना जला बैठे, कि जला बैठेगा तो 10 लोगों को और यही कहेगा कि भाई मत जाओ इस तरफ, ये तो खराब ही जगह है। हाँ मत जाओ, बिल्कुल। शेयर बाजार में पैसा लेकिन डूबता मान है, लीजिए धुआं कोई है। कहे कि नहीं साहब मैं करना ही चाहता हूँ, मैं अपने आप करना चाहता हूँ, तो उसके लिए उसे क्या करना होता है? सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो मुझे लगता है श्योर शॉर्ट तरीका है जो वो कर सकता है कि इंडेक्स के फंड्स पूरे इंडेक्स को खरीदे, डायरेक्ट खरीदे, किसी का कोई कमीशन ना दे, डायरेक्ट वेबसाइट पे जाए, हर कंपनी का अपना इंडेक्स फंड होता है। इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि आपने निफ्टी पूरी खरीद। अब अगर मान लीजिए कि आपने कोई फंड खरीदा जिसकी एनएवी ₹100 चल, जी। आपको ₹1000 निवेश करना है, तो आपको 10 यूनिट उसके महीने के मिल गए। अब आप ₹1000 निवेश करते गए और ₹10 यूनिट के मिल गए। अब आपका पैसा किसी एक शेयर में नहीं लगा। नहीं, इसका रास्ता क्या है सर? इसका रास्ता क्या है? कोई अकाउंट खुलता है? किसी को मतलब कोई फीस है? शेयर बाजार में डायरेक्ट ट्रेड करने के लिए निश्चित तौर पर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिव कराना पड़ेगा और आप फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये कहाँ से म्यूचुअल खुलेगा? फंड्स के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको कोई डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। आप अच्छा। सिंपल इंटरनेट पर जाकर जितनी कंपनियां भारत में हैं, एएमसीज हैं, उन सबके पास इंडेक्स फंड है। आप इंडेक्स फंड में निवेश कीजिए, डायरेक्ट अपनी ईसीएस अपने बैंक की डिटेल दीजिए और हर महीने की जिस तारीख को आपने सेलेक्ट कर रखा होगा, उस तारीख को आपके अकाउंट से उतना पैसा खरीद के उस फंड में निवेश हो जाएगा। और आपको वो अब आप देखिए, अब अगर आप जब इंडेक्स फंड में डायरेक्ट निवेश करते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, आप किसी एक शेयर में निवेश नहीं कर रहे। अब निफ्टी में 50 शेयर हैं और आपका जो ₹1000 निवेश हुआ, दरअसल उन 50 शेयरों में अलग-अलग प्रोपोर्शन में निवेश हुआ है, अच्छा। राइट? अब अगर निफ्टी ऊपर जाएगा, तो आपके फंड की एनएवी बढ़ती जाएगी, आपको मुनाफ़ा होता जाएगा। अगर निफ्टी नीचे जाएगा, तो नुकसान होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ, अगर आपको मैं थोड़ा-सा लंबा हिस्ट्री बताऊँ, तो अगर 90-80 में मान लीजिए अगर सेंसेक्स आया था, तो 90-80 के बाद से अपने देश में क्या नहीं हुआ सोचिए। देश छोड़िए, दुनिया में क्या नहीं। सब कुछ हमारे हुआ। हमारे देश में 2 प्रधानमंत्री को गोली मार दी गई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आतंकवादी इतना बड़ा हमला हो गया। जंग हो, अकाल हो, क्रैश हो, सब हुआ। मतलब सब कुछ जो कुछ खराब हो सकता है, ऑयल क्राइसिस हमने देख ली, 1991 की पूरी क्राइसिस हमने देख ली, करेंसी डिवैल्यूएशन हमने देख लिया, बिल्कुल। हाई इन्फ्लेशन हमने देख ली, क्रूड ऑयल हमने $144 देख लिया, नोटबंदी देख ली, उसके बाद नोटबंदी देख ली। नियम मतलब बदलते ऐसा देखे हर फैसला जिससे मार्केट क्रैश हो सकता है, मार्केट का ट्रस्ट टूट सकता है, वो हमने पिछले 40 सालों में अनुभव किया। लेकिन उसके बाद भी देखिए कि 1980 में जो सेंसेक्स 100 पर था, इतने उतार-चढ़ाव, इतने अप्रत्याशित घटनाओं को देखने के बाद भी आज वो सेंसेक्स अगर 30,000, 35,000, 40,000 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये चीज़ ये बताती है कि लॉन्ग टर्म में ये बिल्कुल सही बात है कि जैसा इतिहास रहा है, वैसा भविष्य रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन शेयर बाज़ार की भाषा में कहा जाता है हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ। जो इतिहास है बार-बार उसको दोहराता है शेयर बाज़ार में, ये कहावत है। तो ठीक अगर है। इस आधार क्योंकि हम जब कोई म्यूचुअल फंड भी खरीदते हैं, हम किसी कोई चीज़ भी खरीदते हैं, मान लीजिए अगर मुझे और आपको कोई शर्ट हमने और आपने खरीदी और उस ब्रांड की शर्ट हमें अच्छी लगी, कि यार 3 साल हो गए देखो ये शर्ट ऐसी चल रही है। हम कार खरीदते हैं तो ऐसे खरीदते हैं कि नहीं यार फलाँ कंपनी की कार खरीदी थी और 5 साल चलाया, कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, तो हम अगली कार भी वही खरीदेंगे, अगली शर्ट भी वही खरीदेंगे। तो ये हमारे विश्वास हो जाता है। पूर्व के अनुभव ही तो होते हैं। हम उसी बिल्कुल। भरोसे पे तो अगली बार उसकी बाइंग करते हैं। हाँ, और वही आपने कहा ना कि शेयर बाजार में जिनके हाथ जले उनका भी तो पूर्व अनुभव ही होता है जो वो बताते हैं उसके बाद। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है कि शेयर बाज़ार को सट्टा, सटोरिया, जुआ इस तरीके से देखने से बेहतर है कि हमें अपनी रणनीति ठीक है, आपने तो बता दी, रणनीति तो बता दी। अब मेरे पास चूंकि वक्त कम है, लेकिन अब मैं समझूंगा कि आपने म्यूचुअल फंड वाली बात बताई, लेकिन आपने एक ना शब्द का इस्तेमाल किया था कि डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है, उसे कुछ लोग ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। वो कहाँ खुलता है? डीमैट अकाउंट भारत में जितने ब्रोकरेज फर्म हैं, जितने बैंक हैं, ऑलमोस्ट सारे बैंक ये डीमैट अकाउंट खोलते हैं। डीमैट अकाउंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। डीमैट अकाउंट में आप अपने किसी भी शेयर को खरीद के डीमैटेरियलाइज कराते हैं। अब सपोज कीजिए कि आज आपने रिलायंस कंपनी का या नेस्ले का या किसी भी एक कंपनी का शेयर खरीदा। शेयर आज आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट से खरीदा, आपके अकाउंट में दिखने लगा। ठीक है। 3 दिन बाद उसकी डिलीवरी होके आपके अकाउंट में आ गई और अकाउंट में आके वो डीमैट अकाउंट में चढ़ गया। तो पता चला कि नितिन ठाकुर का जो डीमैट अकाउंट है उसका नंबर है 12345। तो 12345 में नितिन ठाकुर ने के जब भी
वो अपना डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो उन्होंने जो भी शेयर खरीद रखे हैं उसकी वैल्यू, इतने शेयर इस कंपनी के उनके अकाउंट में डीमैटलाइज, वो जब चाहें उसको बेच के और पैसा निकाल सकते हैं। बिल्कुल। ट्रेडिंग अकाउंट में केवल खरीदा और बेचा जाता है। डीमैट अकाउंट में आपने जो अपना खरीदा हुआ सामान है, एक तरीके से समझ लीजिए वो गोडाउन है, वहां आपने उस सामान को डिजिटल फॉर्म में रख रखा है, अच्छा। जिससे आप जब चाहें, आपको कहीं कोई कागजी कार्यवाही करने की दिक्कत नहीं है। ये आज से 10 साल 15 साल पहले की बात थी, जब हम कोई शेयर खरीदते थे तो उसका सर्टिफिकेट आता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, आपको आराम से आपके डीमैट अकाउंट में डीमैटलाइज्ड फॉर्म में वो शेयर आ जाते हैं और डिजिटल फॉर्म में आपके वो शेयर रखे रहते हैं जब तक आप उन्हें होल्ड करना चाहते हैं। 1 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल। हाँ, और मेरा मेरा ख्याल है सर, कई ब्रोकिंग फर्म्स हैं, उनकी अब एप्लीकेशंस भी आ गई हैं, मोबाइल में डाउनलोड कीजिए, है ना, वहां पर देखते रह सकते हैं। अगर किसी बड़े बैंक्स के साथ भी जाएँगे, आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई हो गया, इन सबके अपने डीमैट अकाउंट, ओके। डीमैट फैसिलिटीज़ भी देते हैं ये लोग। डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, आप बैंक्स के साथ भी अगर आपको ट्रस्ट है तो आप बैंक्स के साथ भी जा सकते हैं, ब्रोकिंग फर्म के साथ भी जा सकते हैं। किसी के भी साथ जाके आप डीमैट अकाउंट खुलवाकर और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाकर ट्रेड कर सकते हैं। शेयर बाज़ार के लिए डीमैट अकाउंट है, इसी तरह कमोडिटी मार्केट के लिए भी डीमैट अकाउंट होता है। बस अंतर ये होते हैं कि एक्सचेंजेस आपने कौन से एक्टिव करा रखे हैं, इसका फ़र्क पड़ता है। शेयर बाज़ार में शेयर खरीदने के लिए आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर अपना अकाउंट एक्टिव कराना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। और कमोडिटी मार्केट में मतलब सोना, चांदी या ग्वार, एग्री कमोडिटी और नॉन एग्री कमोडिटी खरीदने के लिए आपको एमसीएक्स और एनसीडीएक्स पर अपना ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिव करना। ओके। अच्छा, अभी तो खैर आज हम शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, फिर इस पर भी कभी करेंगे। बाजार में इतने सारे ब्रोकर्स हैं सर, सही ब्रोकर फिर कैसे चुने? ट्रेडिशनल ब्रोकर, डिस्काउंटेड ब्रोकर, ये सब मैंने बातें सुनी हैं, ये क्या है ये? ब्रोकर चुनना बड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण और कहिए कि एक बड़ी ज़रूरी और सोच समझ के साथ निर्णय लेने वाली चीज़ है। ब्रोकर का चुनाव करते समय आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो ब्रोकर की जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो कैसी है। हमने देखा कि भारत में कई ऐसी ब्रोकिंग कंपनियां हैं जो बाद में जाके किसी फ्रॉड में, किसी इनडिसिप्लिन में, किसी तरीके के इरेगुलरिटीज में फंसती हैं और उसका नुकसान कहीं ना कहीं उन खाता धारकों को उठाना होता है जो उनके साथ होते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, सीधी सी बात है, अगर वो ब्रोकर है तो सेबी रजिस्टर्ड होगा ही होगा, पहली चीज। जी। दूसरी चीज, आप उसके टैक्सेस और फीस देखिए कि कितना टैक्स है, कितनी फीस है। कई कंपनियां, जैसे अभी जो नई कंपनियां आई हैं, वो आपको एक फिक्स अमाउंट पे ट्रेड करने, क्योंकि जब हम ट्रेड करते हैं तो उस वॉल्यूम के हिसाब से उसका चार्ज लगता है। जब हम ट्रेड करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम हैवी बाइंग कर रहे हैं, मार्केट में बड़ा निवेश कर रहे हैं, तो हमारे टैक्सेस तो आप कम नहीं कर सकते। जो सरकार टैक्स ले रही है वो तो सारे ब्रोकर से समान ही ले रही है। लेकिन जो ब्रोकिंग चार्ज है, जो खरीदने या बेचने पे लगने वाली फीस है ब्रोकर्स की, वो आप कौन सा ब्रोकर आपसे कम ले रहा है, उसके आधार पर आप उस ब्रोकर का चयन कर सकते हैं। तीसरी बड़ी बात, उस ब्रोकर की पास्ट परफॉर्मेंस देखिए कि मार्केट में वो कितने लंबे समय, उसके प्रमोटर कौन है, मार्केट में उनकी फेस वैल्यू क्या है, उनके संग फंड मैनेजर्स कैसे जुड़े हुए हैं। अगर कल को आप उनकी टिप्स पर काम करते हैं, तो कौन ऐसे लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो लिस्टेड है मार्केट में। अगर वो लिस्टेड हैं तो निश्चित तौर पर एक तो उनके ऊपर रेगुलेशन है, दूसरी बात, अगर वो बाजार में लिस्टेड कंपनियां हैं तो उनके खातों में, चीजों में ट्रांसपेरेंसी हो। अब जैसे आप मोतीलाल ओसवाल को देख लीजिए, आईआईएफएल को देख लीजिए, ये वो कंपनियां हैं जो शेयर बाजार में लिस्ट भी हैं। तो एक तो वो बड़े ब्रोकर हैं, उनके साथ अच्छे क्रेडिबल रिलायबल फेसेस जुड़े हैं, दूसरी वो शेयर मार्केट में भी हाँ, लिस्टेड है। मतलब खुद भी मार्केट में, खुद भी उनका वहां पर जो है स्टॉक है। बिल्कुल, उनका स्टॉक है। तो मेरा मानना ये है कि आपका ब्रोकर ऐसा होना चाहिए जिसकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी हो, जिसके साथ क्रेडिबल फेसेस जुड़े हों, जिसके पास क्लाइंट बेस अच्छा हो और जो आपको फीस के मामले में कम से कम फीस में आपका काम करे। अच्छा सर, अब जैसे मुझे पूछना था, और अब ये कुछ आखिरी सवाल चल रहे हैं 2-3, कि मान लीजिए मैंने कर लिया, पैसा डाल दिया, तो क्या मुझे मार्केट को रोजाना ट्रैक करना जरूरी है? मेरे पास तो उतना टाइम नहीं होगा ना। देखिए, ये 3 तरीके की चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि आप ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड हर सेकंड का भी होता है। जब आप इंट्राडे ट्रेड करने बैठते हैं, जो फुल टाइम ट्रेडर होते हैं, उनका काम ये होता है कि वो सुबह 9:15 बजे अपना लैपटॉप ऑन करके बैठ जाते हैं और 3:30 बजे जब बाजार बंद होता है, तब तक वो ट्रेड करते हैं और हर मिनट पे सौदा खरीदते हैं, बेचते हैं। उनका काम ये होता है कि जब वो शाम को उठें, तो वो कुछ ना कुछ अपने हाथ में लेकर उठें। अगर आप इस तरीके की ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, जब आप फुल टाइम, तो आप निश्चित तौर पर आपको हमेशा, हर दिन नहीं, हर घंटे नहीं, हर मिनट बाजार ट्रैक करना। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, जैसे मान लीजिए कि आप
आपको पता है कि मैंने यार आज से कि एक्स कंपनी का कोई शेयर खरीदा है और इसको मुझे 5 साल, 10 साल के टाइम होराइज़न से रखना है। मुझे लगता है कि टाइम टू टाइम उसकी परफ़ॉर्मेंस ट्रैक करना एक बात है, उसके आप रिज़ल्ट्स जब भी आएँ, तो एक बार आप उसपे नज़र डाल सकते हैं कि मैनेजमेंट ने की कमेंट्री में कोई बहुत बड़ा अंतर और तो नहीं है। 3 महीने में एक बार हुआ वो तो काम। 3 महीने में 1 बार, वो भी अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं, अगर आपने उसके लिए कोई फंड मैनेजर नियुक्त कर रखा है हाँ, या तब। आपका कोई वित्तीय सलाहकार है, तो ये उसकी ज़िम्मेदारी है, आप उसे टोकिए कि हाँ, मैंने जिन कंपनियों में निवेश कर रखा है, उनकी परफ़ॉर्मेंस कैसी है? उनकी मैनेजमेंट कमेंट्री कैसी है? उनकी अर्निंग कॉल्स में क्या बताया गया? एंड ये उसकी मतलब ही इज़ सपोज्ड टू टेल यू कि आपकी कंपनी में सब कुछ सही चल रहा है या ये बड़ा काम हुआ, ये नया प्लांट लग रहा है, ये नया कैपेक्स है, ये नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, ये नया एक्सपेंशन है। ये नया एक्विज़िशन है, इस तरीके की जो भी जानकारी है, अगर आपका कोई बड़ा निवेश किसी कंपनी में, तो निश्चित तौर पर आपको सक्रिय रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और कम से कम ये जानकारी अपने पास रखनी चाहिए। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म निवेशक को हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर खबर को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हुँ। रातों-रात ऐसा कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं है कि हाँ, आपकी कि उस कंपनी पर नज़र रखनी पड़े। लेकिन सर मैं आज जो बात कर रहा हूँ उन लोगों की कर रहा हूँ जिनके पास कम पैसा है, जो बिगिनर हैं। तो बस ये आखिरी सवाल मेरा इस मामले में है, ये बता दीजिए कि उनके लिए क्या बेहतर है? लंबा निवेश या फिर छोटा निवेश क्या? मैं बिगिनर्स के लिए मेरी सलाह ये है कि वो म्यूचुअल फंड के रास्ते या इंडेक्स फंड के रास्ते लॉन्ग टर्म के लिए एक बार में ना करके 10,000 भी इन्वेस्ट करने हैं तो 1-1 हज़ार करके 10 महीने करिए और उस 10 महीने में ये कोशिश कीजिए इस निवेश को लंबा चला सकें। और सर बाज़ार की समझ बढ़ाने के कुछ तरीके बता दीजिए आखिर में? देखिए, बाज़ार की समझ बढ़ाने का मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जैसे रिज़ल्ट सीज़न है, मार्केट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप जब जाग जाएँ तभी सवेरा है, जो चल रहा है वही बड़ा है। सही। मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जो टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स आती हैं, मार्केट पे जनरेट होती हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। एक मनी मैनेजर जैसे प्रोग्राम्स और भी हैं, आप मनी मैनेजर्स के साथ लगातार जुड़ सकते हैं। आप जब निवेश करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको खुद पता चलती हैं, जब आप प्रैक्टिकल उसको करते हैं। तमाम बिज़नेस चैनल्स हैं या तमाम ऐसे चैनल्स हैं, जहाँ पर अच्छे कमेंटेटर्स आते हैं, आप उनके साथ उनकी बात इंट्राडे और ये हर स्टॉक पर नहीं, लेकिन हाँ, ओवरऑल मार्केट पर क्या व्यू है, इस पर अच्छी बुक्स को आप कंसल्ट कर सकते हैं, जो अच्छी बुक्स मार्केट पर लिखी गई हैं। इसके अलावा एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट तरीका जो मुझे समझ आता है, वो ये आता है कि आप जब चाहे छोटा-सा भी निवेश करते हो और जब आप उसमें सक्रिय होकर उस निवेश को करते हैं, चाहे मान लीजिए जो ट्रेडर हैं वो ऑप्शन में काम करते हैं, डेरिवेटिव्स में काम करते हैं, तो बहुत रिस्की गेम होता है। बट वो उससे भी कमाते हैं। क्यों कमाते हैं? क्योंकि वो लगातार लगे रहते हैं। जब आपकी लगे अपनी रहे। स्किन उस गेम में होती है ना तब हाँ, कि हाँ। तब आप निश्चित तौर पर उसके प्रति अपने आप जागरूक होते जाते हैं। तब आप अगर आप अ, छोटे समय के लिए केवल सुबह खरीद के शाम बेचने नहीं निकले, धीरे-धीरे ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लंबे समय का प्रोसेस है। मतलब हम लोग भी जब कॉपी शुरुआत में लिखनी शुरू करते थे, उस कॉपी में और 5 साल बाद और 10 साल बाद और 15 साल बाद की कॉपी में अंतर होता है, क्योंकि ये बहुत फ़र्क। ऑनगोइंग प्रोसेस है, सीखना है लगातार। ठीक है सर, अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी और ना जी, वैसे तो काफ़ी क्लियरिटी आ गई है आपकी बातों से, लेकिन फिर भी आखिरी में आपका पर्सनल व्यू जानना चाहूँगा। छोटे निवेशकों के लिए आप क्या कहते हैं मार्केट में, शेयर मार्केट में उन्हें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? अगर मैं कहूँ हाँ जी, जाना चाहिए, तो क्यों जाना चाहिए? क्योंकि किसी भी निवेश विकल्प में लंबे समय में अगर आप तुलना करेंगे, तो शेयर बाज़ार में आपको अच्छे रिटर्न मिलने की ज़्यादा उम्मीद है। लेकिन जोखिम निश्चित तौर पर शेयर बाज़ार में ज़्यादा है क्योंकि निश्चित रिटर्न नहीं है। लेकिन अगर आप संयमित, नियमित और अनुशासित होकर लंबे समय तक छोटा-छोटा निवेश भी करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको अन्य विकल्पों की तुलना में अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद। और ना जी कहूँ कि नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, अगर आपके पास कम पैसा है या बिगिनर हैं, आप मत जाइए। वो किन लोगों के लिए ना जी है? छोटी पूँजी है, आप डायरेक्ट डीमैट अकाउंट खुलवाकर किसी कंपनी में शेयर में पैसा लगा रहे हैं, अगर 1-2 बार आपने कमा भी लिया तो निश्चित-सी बात है, क्योंकि अगली आप बार प्रोफेशनल नहीं है, गँवाएँगे। तीसरी बार आप अपने हाथ जला लेंगे। क्योंकि आप तो तो जुआ ही खेल रहे हैं बेसिकली, हाँ? बिल्कुल, तो मेरा मानना ये है कि बेहतर ये है कि अगर आप पे छोटी पूँजी है, आप शेयर बाज़ार में सीधे निवेश करना चाहते हैं तो ना जाएँ। बेहतर है अपना पैसा अपने सेविंग अकाउंट में रखें, उसे खर्च कर दें, खा लें, पी लें, अपने ऊपर लगा लें, बजाए इससे कि आप इस तरीके की गतिविधियों में फँसें। ओके सर, लास्ट सेगमेंट है क्लोजिंग बेल। बताइए तो फिर क्या टिप्स हैं अगले हफ्ते के लिए? क्या कुछ बड़ा होने वाला है कि हम नज़र बनाए रखें? देखिए, त्योहारी सीज़न शुरू हो चुका है, दशहरा है, इसके बाद धनतेरस, दिवाली, तो मुझे लगता है गोल्ड, सिल्वर के प्राइसेज़ पे नज़र रखी जा सकती है क्योंकि यही वो समय होता है जब गोल्ड और सिल्वर को की जो ट्रेडिंग है, जो खरीदारी है, जो डिमांड है, वो देखी जाती है और
इस पर चीजें बढ़ सकती हैं। इन्फ्लेशन को लेकर नजर रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्जियों के फलों के दाम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन शायद त्योहार का जो रंग है इसको कुछ फीका कर सकती है। क्वार्टरली नतीजे चल रहे हैं, अगर किसी ऐसी कंपनी में जिसमें आपका निवेश है उसका क्वार्टरली नतीजा आ रहा है तो आप उस पर एक नजर जरूर रख सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट कि कोविड को लेकर जो भी अपडेट्स हैं उनको आप नजर रख सकते हैं, क्योंकि उनसे बहुत कुछ, आप अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आप ऑफिस कब जा सकते हैं ये भी उसी पर टिका है, और आपकी आय अगर कटी है और वो कब वापस रिस्टोर होगी ये भी उसी पर टिका है। तो निश्चित तौर पर कोविड की खबरों पर नजर रखिए। आजकल तो सबको उसी पर टिका है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी। ये था हमारा वीकली पॉडकास्ट मनी मैनेजर। 12वें एपिसोड में हमने जाना कि क्यों कम पैसे होने के बावजूद स्टॉक मार्केट में आना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अपनी वेल्थ क्रिएट करने का, और कैसे इसे किया जाए। तो अब हमारे जाने का हो चला है वक्त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ जो आपकी बचत बढ़ाए और कमाई भी, क्योंकि हमारा नारा है बचाते रहो। शो की साउंड मिक्सिंग कर रहे थे सचिन द्विवेदी। कोई आपका सवाल हो, सुझाव हो, शिकायत हो, हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल है radio@aajtak.com। दीजिए मुझे यानी नितिन ठाकुर और हमारे एक्सपर्ट शुभम शंखधार को इजाजत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। सुनते रहिए आज तक रेडियो। हैप्पी संडे। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाए तो क्या बनता है? दो तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर, और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा सिर्फ आज तक रेडियो पर।